हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे। आज के इस वीडियो लेक्चर में जुलाई मंथ 2020 का करंट अफेयर्स का वीडियो लाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने जनवरी से लेकर जून मंथ 2020 के सारे करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उसको आप एक बार देख लें, उसके नोट्स बना लें। बिकॉज 2020 अगर आपको पूरा कंप्लीट करना है एज अ करंट अफेयर में, तो आप पूरी वीडियोज़ देख लें। ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में मैंने जुलाई मंथ के 50 पॉइंट्स शामिल किए हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स दोनों शामिल हैं। तो आप उसको कवर करते चलेंगे, प्लस जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको भी आप नोट करते चलेंगे। ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके जैसे एसएससी, बैंक, रेलवेज, स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सभी में यूज़फुल होंगे। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपग्रेड एजुकेशन नाम का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और बेल आइकन जो है उसको दबा दें, क्योंकि जो अपडेटेड नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से ये पहली जो स्लाइड है इसमें मैंने लालजी टंडन जी के बारे में ऐड किया है। अभी लालजी टंडन जो है बेसिकली उनका निधन हो गया है। लालजी टंडन क्या थे वर्तमान में? तो बिहार के गवर्नर थे। ठीक है। उनकी डेथ हो गई है। बिहार के कौन से नंबर के गवर्नर थे? तो बिहार के वो 28 नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, ये याद रखेंगे, 28 नंबर के बिहार के गवर्नर थे। ये जो पिक मैंने लगाई है यही है लालजी टंडन। ठीक है। बिहार के पहले ये मध्य प्रदेश के भी गवर्नर रह चुके हैं, तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश के वो 18वें नंबर के गवर्नर थे। ठीक है। बेसिकली जो लालजी टंडन थे वो यूपी के पॉलिटिशियन थे। बीजेपी की तरफ से 2014 में इन्होंने पॉलिटिक्स से रिज़ाइन किया और एज अ गवर्नर इनको नियुक्ति मिली। कहाँ? मध्य प्रदेश में, उसके बाद बिहार में। अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई। बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो मैं बता दूं आपको, फग्गू चौहान। फग्गू चौहान बिहार के नए अभी जो वर्तमान गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश में कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश में वर्तमान गवर्नर हैं। ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं बता दूं तो वो इंटरनेशनल टाइगर्स डे के बारे में है। इंटरनेशनल टाइगर्स डे बेसिकली मनाया जाता है ये 29 जुलाई को, 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर्स डे। अभी हाल फिलहाल टाइगर्स का सेंसस हुआ। ठीक है, जनगणना हुई उनकी, और ये देखा गया कि पूरे वर्ल्ड में टोटल कितने टाइगर्स हैं। 3900 टाइगर्स हैं। ठीक है। उसमें इंडिया में कितने हैं? तो 2967 टाइगर्स तो अकेले इंडिया में हैं। इट मीन्स पूरे वर्ल्ड का 70% टाइगर तो अकेले इंडिया में है। ठीक है ना, याद रखेंगे, आप सीधे पूछ लिया जाता है। और अगर मैं पूछूं कि इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, 526। ठीक है। अगर मध्य प्रदेश के बाद पूछो तो कर्नाटका 524। तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा। फिर आ जाएगा आपका उत्तराखंड, फिर आ जाएगा महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, असम। ये सीक्वेंस ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मैं बता दूं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो बहुत फेमस है, ये स्टार्ट कब से हुआ था? तो 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे। एक चीज़ और एडिशनल चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा। सन 2012 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उस एग्रीमेंट के बेसिस में क्या था कि इंडिया और 12 देश जुड़े। 12 देश कौन? जहां टाइगर्स की मात्रा या क्वांटिटी अच्छी है। उन 12 देशों ने ये टारगेट बनाया कि हम सन 2022 तक, यानी कि 10 साल बाद, जो टाइगर की संख्या उसको क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। ठीक है ना। तो मैं बता दूं आपको, सन 2012 में इंडिया में टाइगर्स की संख्या थी 1706, और आज 2020 में इंडिया में टाइगर की जनसंख्या हो गई है 2967। ठीक है। अप्रॉक्स ये डबल रीच करने ही वाले हैं, 2022 तक हो भी जाएंगे। ठीक है ना। तो ये एग्रीमेंट के बारे में आपको पता रहे इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने जोड़ा है वो है काकड़ापार पावर स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन के बारे में। ये जो पिक्चर मैंने लगाई है वो काकड़ापार एटॉमिक पावर स्टेशन की है। ठीक है। बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है अभी तो मैं बता दूं आपको। यहाँ 2 रिएक्टर काम कर रहे थे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। ये पहला रिएक्टर, ये दूसरा रिएक्टर। ठीक है ना। अभी तीसरा रिएक्टर स्टैब्लिश किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करेगा एज ए एटॉमिक पावर। ठीक है ना। तो ये कितना करेगा ये याद रखिएगा, 700 मेगावाट, जो किसी एक सिंगल यूनिट के लिए सबसे मैक्सिमम है। ठीक है ना। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो इंडिया में कहाँ था, तो तारापुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है ना। तारापुर बेसिकली पालघर जिले में आता है महाराष्ट्र के। तो वहाँ सबसे ज़्यादा यूनिट का एटॉमिक पावर स्टेशन लगा था, वो था 540 मेगावाट का। 540 मेगावाट की 2 यूनिट वहाँ पे लगी थी। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अभी काकड़ापाड़ में थर्ड जो यूनिट है सबसे मैक्सिमम है, वो है 700 मेगावाट की। अगर मैं बोलूँ कि जो पिछले तो लगे थे यूनिट्स, उनकी क्या पावर जनरेशन कैपेसिटी है, तो मैं बता दूं कि ये दोनों 220 मेगावाट के हैं। 220 मेगावाट के ये दोनों हैं, इसलिए 220 × 2। ठीक है ना। तो ये सब कुछ आप याद रखेंगे।
काकड़ा पार्क की अगर बात करें तो इसका लोकेशन अगर मैं पूछूं तो ये सूरत से 80 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। ये जो नदी है ये ताप्ती नदी के कोस्ट पे इसको बनाया गया है। तो ये सब कुछ चीज़ें आप जो हैं वो याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको नोट करते चलेंगे। एडिशनल जो चीज़ें लगे वो आप लिख लेंगे, ठीक है ना। और एक चीज़, जो ये थर्ड यूनिट बनी है, ठीक है, काकड़ा पार्क की जो थर्ड यूनिट बनी है, जो मैक्सिमम जनरेशन कर रही है 700 मेगावाट की, ठीक है। तो इसको डेवलप पूरी ये स्वदेशी है, इंडिजिनस है, पूर्णतः स्वदेशी है, मतलब इंडिया में हर कुछ बना है इसका। और इसको बनाने वाला कौन है, न्यूक्लियर पावर ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया, ठीक है। ये संस्था ने ये जो काकड़ा पार्क की थर्ड यूनिट है ये बनाई है। और जो 2 यूनिट थी वो कहीं ना कहीं विदेशियों के संपर्क में या उनकी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर चीज़ें बनी थी, बट ये पूरी तरह से इंडिजिनस है, ये भी आप याद रखेंगे, इसलिए ये सुर्खियों में है, ठीक है। और एटॉमिक पावर स्टेशन की बात करें तो ये सबसे चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। मोस्ट चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अगर टेक्नोलॉजी पूछे तो वो है एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको तो ट्यूनीशिया नाम की एक जगह है, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के बारे में बोलूं तो ये अगर मैं पूछूं कहाँ पे है तो ये अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका में कहाँ, तो नॉर्दर्न अफ्रीका में ये ट्यूनीशिया पड़ता है। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिश और इसकी करेंसी है दिनार, ठीक है। ये तो मैंने इसकी एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका भी नया प्राइम मिनिस्टर बना है। प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखेंगे, हिचेम मचीची, हिचेम मचीची, मैंने ये लिखा हुआ है, आप देख लेंगे, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है, तो काइस सईद, ठीक है। तो ये कुछ इनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एक बार आप देख लेंगे। बेसिकली ट्यूनीशिया की लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ट्यूनीशिया बेसिकली जो आज़ाद हुआ था तो फ्रेंच कॉलोनी से आज़ाद हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब ये हिस्ट्री में फ्रेंच की कॉलोनी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है 28 जुलाई को। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे क्योंकि सीधे पूछ लिया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब, तो 28 जुलाई। इसकी थीम क्या है, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। इसकी थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ये इसकी इस बार की थीम है। हेपेटाइटिस में बेसिकली क्या होता है कि जो लीवर होता है हमारे बॉडी में उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस की समस्या वहाँ से बनती है। अगर मैं पूछूं कितने प्रकार के वायरस होते हैं हेपेटाइटिस में, तो 5 प्रकार के वायरस देखने को मिले, ए बी सी डी ई तक के वायरस इसमें हैं। अगर पूछूं सबसे खतरनाक या वेरी डेंजरस कौन है, तो वो जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है सबसे डेंजरस होता है, इसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है ना। WHO की एक रिपोर्ट है कि हेपेटाइटिस जो बीमारी है वो आज भी बहुत डेंजरस है। क्योंकि ईयरली 9 लाख लोग हेपेटाइटिस से मारे जाते हैं, ठीक है ना। ये जो डाटा है आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो जो HBV वायरस है जो हेपेटाइटिस का, वो बेसिकली बी टाइप के वायरस के लिए बना है, ठीक है ना। ये भी आप याद रखेंगे। ये मैंने पिक्चर्स लगाई थी लालजी टंडन की, टाइगर्स के बारे में बताया तो ये पिक्चर है, ठीक है ना। काकड़ा पार्क के लिए ये वाली है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है घर घर किसान योजना। घर घर किसान योजना सीधे पूछ लिया जाएगा कि घर घर किसान योजना किस स्टेट से रिलेटेड है, तो वो दिल्ली से रिलेटेड है, ठीक है ना। दिल्ली गवर्नमेंट ने घर घर किसान योजना चलाया। इसके तहत क्या था कि कोई भी जो रेसिडेंट है वो बाहर ना निकले, ड्यू टू पेंडेमिक, कोरोना चल रहा है, तो आपके घर में राशन पहुंचा दिया जाएगा और आप पेमेंट कर देंगे डिजिटली, तो ठीक है। तो ये स्कीम के तहत ये व्यवस्था की गई। नेक्स्ट जो है तो नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड के बारे में। रस्किन बॉन्ड ने एक किताब लिखी है सॉन्ग ऑफ इंडिया लिखी। बेसिकली इसमें इंडिया के बारे में तो नहीं, बट रस्किन्स की पूरी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है ना, राइट वर्क स्टार्ट किया, तो सब चीज़ें जो जर्नी होती है एक प्रकार की ऑटोबायोग्राफी, वो सॉन्ग ऑफ इंडिया में लिखी गई। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ये पूछा जा सकता है कि किसके बारे में है, तो ये रस्किन के ही ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने जोड़ा है वो है HCL टेक चेयरपर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट। जो HCL कंपनी है आपने सुनी होगी, इसके फाउंडर कौन थे, शिव नडार, जो कि मैंने पिक्चर में लगाया है। इनके नई चेयरपर्सन बनी है वो इनकी बेटी हैं, उनका नाम है रोशनी नडार मल्होत्रा, ठीक है। रोशनी नडार मल्होत्रा उनकी बेटी हैं, वो अब नई चेयरपर्सन है HCL की, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है।
अगर मैं बात करूं कि रोशनी नडार मल्होत्रा की, तो ये वुमेन इंडियाज़ रिचेस्ट वुमेन है, इंडियाज़ रिचेस्ट वुमेन। ठीक है, इनकी संपत्ति की बात करूं तो 37,000 करोड़ की संपत्ति इनकी है। ठीक है, प्रॉपर्टी। और ये पहली ऐसी महिला हैं जो किसी आईटी कंपनी को लीड करेंगी। ठीक है ना, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया हु लीड्स एनी आईटी कंपनी। तो आप याद रखेंगे रोशनी नडार मल्होत्रा के बारे में। ठीक है, एचसीएल की नई चेयरपर्सन है। नेक्स्ट जो है वो है इंडियन प्लाज्मा बैंक। फर्स्ट प्लाज्मा बैंक खुला है दिल्ली में। ठीक है ना, प्लाज्मा बैंक बेसिकली जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसका ये मानना है कि कोरोना से लड़ने के लिए जो प्लाज्मा थेरेपी है वो कहीं ना कहीं बहुत सशक्त है। ठीक है, और इन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट भी कर दिया है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिख रहे हैं, जिसकी वजह से जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने अपने यहाँ प्लाज्मा बैंक एक इस्टेब्लिश किया है, जिसके तहत प्लाज्मा बैंक बेसिकली क्या है, जो व्यक्ति कोरोना से इम्प्रूव हो जा रहा है, ठीक है ना, अपने आप, तो उसका कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम अच्छा है। इम्यून सिस्टम अच्छा है तो उसकी ब्लड में जो प्लाज्मा का कंटेंट है उसको इम्यून जनरेट करने की उसकी जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। तो अगर हम प्लाज्मा को निकाल कर जो रिकवर्ड हो चुका है और जो पेशेंट है भी उसके में डालें तो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम उसके भी अच्छे होंगे, जिसकी वजह से वो कोरोना को रिकवर करने में उसको हेल्प मिलेगी, बूस्ट होगा। इस वजह से ये पूरी टेक्निक यूज़ की जा रही है इसमें, और दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक भी खोल दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सूरज कदे मर्दा नहीं। ये किताब लिखी गई है, मैंने पिक्चर लगाई है, ये सूरज कदे मर्दा नहीं, ये बेसिकली उधम सिंह है। उधम सिंह के बारे में आपको पता होगा कि जो रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना, उसका बदला लेने के लिए, ये हुआ था सन 1919 में। ठीक है, उसका बदला लेने के लिए सन 1940 में सैंडर्स की हत्या की थी इंग्लैंड में जाके। ठीक है ना, उधम सिंह ने। तो उनके बेसिस पर सूरज कदे मर्दा नहीं पंजाबी में लिखा है वो इन्होंने लिखी है। ठीक है, इनके जो राइटर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए आपको। वो नाम है इनका बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी ने सूरज कदे मर्दा नहीं किताब लिखी है, बेस्ड ऑन द रेवोल्यूशनरी उधम सिंह। ठीक है ना, क्रांतिकारी उधम सिंह के पे बेसिस पे है। नेक्स्ट बात करो तो नेक्स्ट है पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा खुला है। पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा, इसमें बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का जो प्लाजा है बेसिकली दिल्ली में खोला गया है। जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो गाड़ी हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और प्रमोट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। ठीक है ना, और उसके प्लाजा 5 स्पॉट खोले गए हैं। बेसिकली मैं अगर बताऊं कि इस प्लाजा के बारे में, तो 15 से लेकर 18 गाड़ी को ये चार्ज कर सकता है पर डे। ठीक है ना, तो ये कुछ चीज़ें थी। 5 ऐसे स्पॉट खोले गए हैं दिल्ली में, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नेल्सन मंडेला अवार्ड के बारे में। नेल्सन मंडेला हम सब जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक है, इन्हें ये जो अवार्ड है नेल्सन मंडेला अवार्ड, वो हर 5 साल बाद दिया जाता है। मतलब 2015 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, तो एक बार 2015 में मिला है और अब जाके 2020 में मिला है। 2 लोगों को मिला है, नाम याद रखेंगे। एक का नाम है मॉरिसाना, एक का नाम है मेरियाना। ठीक है ना, मेरियाना की बात करें तो मेरियाना जो है वो ग्रीस की हैं, और मॉरिसाना की बात करें तो ये गिनी की हैं। ये वेस्ट अफ्रीकन पड़ता है गिनी देश, और ग्रीस तो आपको पता है यूरोप में है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे मेरियाना और मॉरिसाना, इन दोनों को नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है, दूसरा नेल्सन मंडेला अवार्ड। ठीक है, बेसिकली नेल्सन मंडेला अवार्ड उस वक्त दिया जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कर रहा हो, नॉन वायलेंस को प्रमोट कर रहा हो, तो ऐसे फील्ड में काम करने वालों को नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट जो बात करेंगे तो वो है कारगिल डे के बारे में। कारगिल डे हम सबको पता है कि 26 जुलाई को, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी। ठीक है, और इंडिया उसमें फतह किया था। उस 1999 में ये हुआ था, और इसकी जो 21st एनिवर्सरी इस बार हम मना रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि कारगिल जो वॉर था वो कब तक चला था, 60 दिन, करीब 2 महीने ये वॉर चली थी, और इंडिया इस पर फतह हासिल किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नवीन छतरी रोजगार योजना के बारे में। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश स्टेट में चलाई जा रही है, तो याद रखेंगे कि नवीन छतरी रोजगार योजना रिलेटेड टू यूपी स्टेट, और ये किसके लिए चलाई जा रही है, तो अनुसूचित जाति, है ना, शेड्यूल कास्ट के लिए चलाई जा रही है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि फिनेंशियल एड दिया जाएगा एससी कास्ट के लड़के लड़कियों को, जिससे वो एम्प्लॉयमेंट
जनरेट कर सकें और एम्प्लॉयमेंट उनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनको इंक्लूजन का काम कर रहा है एज अ फाइनेंशियल एड, ठीक है ना। फाइनेंशियल एड करके उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों और वो जॉब पा पाएँ, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि नवीन छतरी योजना शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है और उत्तर प्रदेश की एक लोकल स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टीफन किंग्स के बारे में। स्टीफन किंग्स ने एक किताब लिखी है, फेमस है, सीधे पूछा जा सकता है कि इफ इट्स ब्लीड्स ये किसने लिखी है, तो स्टीफन किंग्स ने लिखी है। बेसिकली ये जो किताब है वो पिछली 4 नोवेल जो स्टीफन किंग्स की थी उसको कोलैबोरेट करके लिखी है। बेसिकली वो पब्लिश नहीं हुई थी, नॉन पब्लिश्ड नोवेल थी, उन्हीं को कोलैबोरेट 4 नोवेल को कोलैबोरेट करके इफ इट ब्लीड्स जो है वो पब्लिक की गई है। तो आप याद रखेंगे स्टीफन किंग्स ने लिखी है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गोल्डन बर्ड के बारे में। ये आपको दिख रही होगी गोल्डन बर्ड, ये बेसिकली पाई गई है अभी हिमालय में। और इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है कि ये अब इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई हो गई है। इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई खोजी गई है हिमालय में 88 साल बाद, 88 ईयर्स बाद ये जो बटरफ्लाई है जो कि लार्जेस्ट है मिली है। इसकी जो अगर डायमीटर की बात करें तो 190, ठीक है, 190 mm की 194 mm की ये जो बटरफ्लाई उसका डायमीटर है। इसके पहले 1932 में 190 mm की बटरफ्लाई अपने को साउथ इंडिया में मिली थी, ठीक है। अब हिमालय में मिल रही है 194 mm की, तो आप ये याद रखेंगे। इसका साइंटिफिक नेम ट्रिडुस आइकस है, ट्रिडुस आइकस याद रखेंगे, इंडियन लार्जेस्ट बटरफ्लाई, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वन कर्मण अवार्ड के बारे में। वन कर्मण अवार्ड बेसिकली दिया गया है इस बार इसरो के चेयरमैन के सीवन को इस बार का वन कर्मण अवार्ड दिया गया है। ये ऐसे तीसरे भारतीय हैं जो ये अवार्ड पाए हैं। बेसिकली वन कर्मण अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने साइंस में लाइफ टाइम अपना अचीवमेंट उनका रहा हो। साइंस में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, तो याद रखेंगे। और ये अवार्ड अनाउंस तो हो गया जुलाई में, बट ये अवार्ड दिया जाएगा सन 2021 में मार्च महीने में, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस अवार्ड के बारे में, वन कर्मण अवार्ड के बारे में, तो ये 1982 में डेवलप हुआ था, ये आप याद रखेंगे, और हर साल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रवासी रोजगार ऐप, है ना। ये जाने रहिए आपकी प्रवासी जो रोजगार ऐप है ये किसके द्वारा ओपन किया गया, तो सोनू सूद के द्वारा ये ऐप ओपन किया गया। नेक्स्ट ला लीगा टूर्नामेंट के बारे में। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, ठीक है, ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट है। बेसिकली गोल्डन बूट का अवार्ड इसमें जीता किसने है, लियोनेल मेसी ने जीता है, ठीक है ना। 25 गोल उन्होंने किए थे जिसकी वजह से उनको गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है। अगर मैं पूछूं ला लीगा जो टूर्नामेंट है 2020 का किसने जीता, तो रियल मैड्रिड ने ये जो टूर्नामेंट है वो जीता। ला लीगा का इतिहास की बात करें तो ये 1929 में ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था। बेसिकली ये स्पेन में खेला जाता है, स्पेन के मैड्रिड में खेला जाता है, ठीक है। तो आप ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखेंगे। नेक्स्ट निमोनिया के बारे में है। निमोनिया में बेसिकली क्या हुआ है कि हमारे भारत में इंडिजीनियस वैक्सीन डेवलप की गई है। मतलब अभी तक निमोनिया की जो वैक्सीन है वो हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन अभी इंडिया की सीरम इंस्टीट्यूट ने, याद रखेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ने बेसिकली निमोनिया की वैक्सीन को बनाया है, ठीक है, जो निमोनिया से लड़ने में काफ़ी कारगर है। तो आप ये याद रखेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट की बात आई तो इसके बारे में जान लीजिए क्योंकि कोरोना की वैक्सीन ही बना रहा है। इसके जो सीईओ हैं वो हैं आडर पूनवाला इसके सीईओ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर मैं पूछूं सीरम इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है तो ये पुणे में है, ठीक है, पूछा जा सकता है। कोरोना का समय है और ये वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ तो कोरोना की जो वैक्सीन है वो कहाँ कहाँ बनाई जा रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोरोना की वैक्सीन है, अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका में कोरोना की वैक्सीन बन रही है mRNA नाम से, mRNA 1273, ठीक है ना। ये कोरोना वैक्सीन का नाम है, अमेरिका में जो डेवलप हो रही है। चाइना में AD5 है ना, NCOV ये इसका नाम है। ऑक्सफोर्ड में बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अपने सेकेंड ट्रायल में है तो इसका नाम भी याद रखिए, AZT1222, ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बन रही है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो इंडियन अमेरिका डील जो हुई थी, इसमें हमने चिनूक और अपाची ये हेलीकॉप्टर्स खरीदने की डील की थी। बेसिकली हमने अपाचे के लिए 22 अपाचे खरीदने और चिनूक में 15 चिनूक खरीदने की डील की थी,
ठीक है। अभी हाल फिलहाल जुलाई में क्या हुआ है कि 5 अपाचे हेलीकॉप्टर जो हैं, अपाचे फाइटर हेलीकॉप्टर, वो इंडिया को डिलीवर्ड किए हैं। तो 5 जैसे ही डिलीवर्ड कर दिए हैं, तो जो हमने 22 अपाचे फाइटर हेलीकॉप्टर की डील की थी वो डन हो गई है। 22 के 22 अपाचे फाइटर हेलीकॉप्टर आ चुके हैं, क्योंकि 17 पहले आ गए थे, 5 अभी आ गए, 17 5 22, ठीक है। और चिनूक जो है वो ऑलरेडी हमारे इंडिया में आ चुके हैं, 15 चिनूक। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। काफ़ी बड़ी डील थी। नेक्स्ट बात करते हैं तो ध्रुव अस्त्र के बारे में है। ध्रुव अस्त्र के बारे में बेसिकली आपको बताऊं तो ये जो मिसाइल है, ये जो टैंक होते हैं वॉर में जो यूज़ होते हैं, उनको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए ये जो ध्रुव अस्त्र बना है, ठीक है ना। ये प्योरली इंडिजिनस है ध्रुव अस्त्र। ध्रुव अस्त्र प्योरली इंडिजिनस है, ये एंटी टैंक मिसाइल है। इसका अभी उड़ीसा में ट्रायल हुआ है, ये याद रखेंगे, कहाँ, चांदीपुर उड़ीसा में। इसकी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखेंगे। तो 7 किलोमीटर की रेंज है। ध्रुव अस्त्र इसलिए फेमस है, वैसे तो हमारे पास नाग मिसाइल भी थी, नाग मिसाइल टैंक को उड़ाने के लिए नाग मिसाइल थी, उसका अपग्रेड वर्जन ध्रुव अस्त्र है। अपग्रेड क्यों है वो मैं बता दूं कि ये अब हेलीकॉप्टर में अटैच करके टैंक को उड़ाया जा सकता है, तो इसलिए ये अपग्रेडेड है। ध्रुव अस्त्र नाग मिसाइल का ही एक वर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, तो ये मैंने पिक्चर भी लगाई है ध्रुव अस्त्र की, ये है अपना ध्रुव अस्त्र, ठीक है ना। ये है चिनूक, याद रखेंगे, और ये है अपाचे फाइटर हेलीकॉप्टर। तो ये सबके इमेज के थ्रू भी आप समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने है वो तियानवेन फर्स्ट के बारे में है। तियानवेन फर्स्ट बेसिकली क्या है, चाइना का एक मिशन है जो मार्स पर भेजा जाना है, ठीक है। ये किससे भेजा जाएगा, लॉन्ग मार्च 5 से भेजा जाएगा, ठीक है। अभी ये लॉन्च हो चुका है तियानवेन फर्स्ट। ये जो है ये मार्स पर पहुंच जाएगा कब, आफ्टर 7 मंथ, यानी कि फरवरी 2021 में ये मार्स पर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये पहला मिशन होगा चाइना का ये मार्स का पहला मिशन है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और 2008 में इंडिया ने मार्स मिशन कर लिया था, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट के बारे में। हम सभी जानते हैं कि एशिया का जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट वो रीवा मध्य प्रदेश में बनाया गया, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 750 मेगावाट, ये आप याद रखेंगे। 750 मेगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। 250 की 3 यूनिट्स जो हैं वो लगाई जाएंगी। कॉस्ट इसका 4000 करोड़ का है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो आप याद रखेंगे। ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए बेसिकली इंडिया का टारगेट है कि 2022 तक हम 175 गीगावाट, ठीक है ना, गीगावाट टारगेट को अचीव करेंगे। वहीं 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम 510 गीगावाट एनर्जी एज ए रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए भी जो रीवा का गुड सोलर पावर प्लांट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। बेसिकली ये एक नॉर्मल फॉरेस्ट था, ठीक है ना। इसको रिजर्व फॉरेस्ट को क्या बनाया जा रहा है इस बार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा रहा है, अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। ये असम में है, याद रखेंगे। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए ये पोबा रिजर्व जो है वो न्यूज़ में है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने जो ऐड किया है वो है ई वेस्ट के बारे में। यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आई है कि सन 2019 में सबसे ज़्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, कितना, 50 मिलियन टन, याद रखेंगे। 50 मिलियन टन ई वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है 2019 में, विच इज़ वेरी थ्रेटेबल फॉर द इन्वायरमेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर पूछें तो कौन है जो ये ई वेस्ट प्रोड्यूस किया है, तो चाइना टॉप में है। 10 मिलियन टन इन्होंने ई वेस्ट को प्रोड्यूस किया है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो 7 मिलियन टन है। अगर इंडिया की बात करें तो थर्ड पोजीशन में है 3 मिलियन टन के साथ। तो कहीं ना कहीं ई वेस्ट को मैनेज करने की एक मुहिम यूएन चला रहा है और उसकी अकाउंटेबिलिटी देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में है। ये रिपोर्ट 2020 में जारी हुई। इंडिया की रैंक 117 है 166 देशों में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किस बेसिस पर आती है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, चीप एनर्जी
कितनी है, कैसी है, इंडस्ट्री इकोनॉमिक सस्टेन कर रही है, ठीक है ना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देश का कैसा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मापदंड है जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। हम सभी जानते हैं 17 पॉइंट्स हैं एसडीजी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। उसको कंप्लीट करना, उसके क्राइटेरिया को पूरा करने में जो देश सबसे आगे है वो टॉप पे रहता है। तो टॉप पे अगर मैं बोलूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में कौन है, तो स्वीडन देश है। स्वीडन देश बेसिकली नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज उनके पार्ट हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ पिक्चर लगाई थी जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इस महीने 2020, ठीक है। ये कौन सी एजुकेशनल पॉलिसी को रिप्लेस किया है, तो आप ये याद रखेंगे कि 1986 में एक एजुकेशन पॉलिसी पहले से थी जिसको रिप्लेस 2020 की एजुकेशनल पॉलिसी ने कर दिया है। अगर मैं बोलूँ कितनी एजुकेशनल पॉलिसी आ चुकी है इंडिया में, तो एक बार आई थी 1968 में, दूसरी बार आई 1986 में, अब तीसरी बार आई है सन 2000 में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, और कुछ चीज़ मैं बता दूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो बेसिकली ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये दो जो पॉलिसीज़ पहले बनी थी उनको रिप्लेस तो किया ही है, प्लस इसमें जो सिस्टम है वो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 10+2 सिस्टम को क्या है, रिप्लेस किया गया है। पहले 10+2 सिस्टम चलता था, उसको रिप्लेस करके ये जो नया सिस्टम आया है वो है 5+3+3+4, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में बताऊं तो जो 5 है ये बेसिकली क्या होता है कि जो हम पहले जो एज ग्रुप में डिवाइड किया गया है 3 से लेकर 8 एज ग्रुप, पहले तो आप ये याद रखें 3 साल से लेकर 8 साल। इसमें क्या होता है, पहले हम प्ले स्कूल में डालते हैं, फिर LKG, फिर UKG, फिर फर्स्ट और फिर सेकेंड। तो इन पांचों सेक्शन को कवर किया है 5 में, 1 2 3 4 5 पांचों सेक्शन कवर किया 5 में। फिर जब क्लास 3rd आती है और 4th, इसको 3rd 4th और 5th इसको इस सेक्शन में, फिर 6th 7th 8th इसको इस सेक्शन में, फिर 9th 10th 11th 12th ये 4 हो गए। तो ये बेसिकली क्लासेस वही हैं, 12th तक का ही सिस्टम है, बट इसमें क्या है कि हर एक सेक्शन में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो ये वाला सेक्शन है इसमें आप सब्जेक्ट चुनना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, 9 से ही स्टार्ट कर देंगे सब्जेक्ट चुनना। बेसिकली इसमें जो है, इसमें आपको जिस सब्जेक्ट को आपको पिक करना है, बहुत से वेरिएशंस दिए जाएंगे, NCERT क्लासेस जो होंगी पूरी होंगी, ठीक है। और आपको जो फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉरेन लैंग्वेज की जो लैंग्वेज आपको पढ़नी है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करके 5 से 10 पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत इनोवेटिव हैं, उसको बस इसमें जोड़ा गया है, बाकी पूरा मैकेनिज्म वही है, ठीक है। अगर मैं बताऊं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो वो किस कमेटी की सिफारिश पर आई है, तो याद रखेंगे कि कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश पर ये जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो MHRD मिनिस्ट्री थी, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसको नाम रिप्लेस करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंडिया और फ्रांस के बारे में। इंडिया फ्रांस ने अभी क्या किया था कि राफेल की डील की थी, है ना, पहले राफेल की डील की थी। ये डील आप याद रखेंगे 59,000 करोड़ रुपये की डील है ये, ठीक है ना। इसके तहत हम कितने राफेल लेने वाले हैं वो आप याद रखेंगे, 36 राफेल की डील हमने की है। अभी जुलाई मंथ में 5 राफेल हमको मिल गए हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसका जो बेसिकली क्या है, डसॉल्ट कंपनी जो फ्रांस की है वो इस डील में है, ठीक है ना। राफेल की बात करते हैं तो राफेल की जो स्पीड होती है वो आप पता हो 2222 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राफेल उड़ सकता है। और इसका जो एलिवेशन या हाइट बोल सकते हैं उसको 50,000 फीट की हाइट है। अगर मैं इसको बताऊं किलोमीटर में कितना, तो पहले तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है ना। 16 से 17 किलोमीटर की हाइट में जो राफेल है वो क्या है,
एबल टू फ्लाइट, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली 1986 वाला अभी तक चल रहा था, अब वो रिप्लेस करके बना दिया गया है 2020, नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ला दिया गया है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जो जोड़े गए हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि अब सिंगल पॉइंट एक्सेस टू जस्टिस होगा, मतलब एक ही पॉइंट में हर प्रकार की समस्याओं का निराकरण होगा, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके पहले जो 1986 वाला था उसमें जो कंज्यूमर का डिस्प्यूट हो जाता था तो उसको 3 टीयर से गुजरना पड़ता था, वो काफी लंबी प्रोसेस हो जाया करती थी, तो जो कंज्यूमर उसको जस्टिस तो मिल ही नहीं पाता था। तो ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए हैं, डिजिटल चीजों को इसमें जोड़ा गया है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो कंज्यूमर के लिहाज से आप ये चीज़ें आपको ही पता होना चाहिए कि एक सिंगल पॉइंट एक्सेस टू जस्टिस के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जिस पे अब कंज्यूमर अपनी दरख्वास्त ला सकते हैं और उनकी जो निराकरण है वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने जोड़ा है वो है लिन डेन के बारे में। ये है लिन डेन, चाइना के बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं। इनके बारे में बेसिकली इन्होंने अभी रिज़ाइन दे दिया है, ठीक है, रिज़ाइन दे दिया है। इनके बारे में मैं बताऊं तो ये ओलंपिक में 2 बार गोल्ड जीत चुके हैं, ओलंपिक में 2 बार गोल्ड जीत चुके हैं और 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत से टाइटल्स जीता इन्होंने, बट बेसिकली ये ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट थी। लिन डेन आप याद रखेंगे, चाइना के बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूएस इंडिपेंडेंस डे, तो है ही है, 4 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखेंगे इस महीने में ये। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है, तो वो पड़ता है आसाम में। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी हम जानते हैं कि आसाम में फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से जो वहाँ का टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर रिजर्व है, वो 85% डूब गया था, 85% डूब गया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो आप याद रखेंगे काजीरंगा के बारे में कि असम में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट के बारे में। ये बेसिकली मैंने चित्र लगाया है, ये जो है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है ना। कासगढ़ से शुरू होता है तो ग्वादर में खत्म होता है। तो इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं बनाए जा रहे हैं। इसके पहले ने भी हमने डैमर भाषा प्रोजेक्ट जो था, और भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो थे अभी हमने पढ़ा, जिसने इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया। बेसिकली ये पीओके में बनाया जा रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। ये कौन कौन से नदी में ज़्यादा बन रहा है, झेलम और इंडस नदी पे ही ज़्यादा बनाया जा रहा है हाइडल पावर। ऐसे करके 4-5 प्रोजेक्ट इन्होंने पीओके में भी प्रपोज्ड किए हैं। तो अभी आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट न्यूज़ में है, 700 मेगावाट की जो है वो कैपेसिटी के साथ ये जनरेट करेगा, ठीक है। पाकिस्तान चाइना में ये भी डील हुई है। झेलम रिवर में ये बनाया जा रहा है, ये आप याद रखेंगे। 90 मीटर की उसकी हाइट है, और टारगेट की मतलब इसको कब स्टार्ट कर देना है, तो 2024 में ये स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। चाइना और इंडिया इसका ऑब्जेक्शन कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है इस पर, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें आप जाने रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है नेक्स्ट स्लाइड की वो है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है। ब्लूमबर्ग बेसिकली जो रिच होते हैं पूरे वर्ल्ड में उसके बारे में रिपोर्ट जारी करता है एक, जिसमें उन्होंने बताया कि जो मुकेश अंबानी साहब हैं हमारे, वो वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं, वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। उनकी जो संपत्ति है 77.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति है, ठीक है ना, याद रखेंगे। और जो सबसे अमीर हैं वो हैं जेफ बेजोस, अमेजॉन के फाउंडर, वो हैं 184.3 बिलियन डॉलर, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमें प्रोटीन पीएल प्रो के बारे में है। प्रोटीन पीएल प्रो क्या करता है कि जो टी सेल है और एनके सेल है बेसिकली इनको क्या करता है, सेक्रेट करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कोरोना है ना, कोरोना के जो वायरस है उनका डुप्लीकेट क्रिएट कर देता है ये प्रोटीन, जिसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कोरोना के वायरस की सही वाला कौन है, ठीक है ना। और जो प्रोटीन पीएल प्रो होता है, जो रियल कोरोना वायरस होता है उसको क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, दबा देता है, और नकली वाले क्रिएट होते हैं। और नकली वाले थोड़ी कोरोना फैलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इनका रिप्लिकेट या फिर इनका बहरूपिया टाइप का सेल क्रिएट करता है, जो कि इफेक्ट तो नहीं करेंगे बट इस वायरस को कंफ्यूज कर देंगे कि विच वन इज आवर्स, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो इट हेल्प्स टू फॉर्म डुप्लीकेट इमेज ऑफ वायरस एंड रिमूव द रियल वायरस। दिस इज द बेसिकली वर्क ऑफ प्रोटीन पीएल प्रो, ठीक है ना, इसलिए न्यूज में था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताऊं तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया है, साइक्लोन बेसिकली फे नाम का आया है अमेरिका के पास,
ठीक है ना। कहाँ पे आया है, न्यू जर्सी में आया है, अमेरिका में, ठीक है ना। ये जो साइक्लोन की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये जो साइक्लोन है वो आया था, 6 लोग मारे गए हैं, ये आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाए फे कहाँ पे आया है साइक्लोन, तो ये अमेरिका में आया है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मोदी जी के बारे में। मोदी जी ने अभी भाषण दिया लद्दाख में जाके, तो ये न्यूज़ में रहा कि ये जगह कौन सी थी, तो ये जगह थी नीमू नाम की जगह। नीमू कहाँ पे है, लद्दाख में है। जो जास्कर पहाड़ियाँ हैं सराउंडिंग्स में उसके एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नीमू। ये इंडस जो नदी है उसके कोस्ट पे है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप याद रखेंगे। मोदी जी ने अभी यहाँ गए इसलिए न्यूज़ में रहा, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊं वो है होप मिशन के बारे में। होप मैंने बगल में लगाया है। ये होप मिशन बेसिकली कहाँ का है, ये एक मार्स मिशन है, मार्स में भेजा जाएगा। ये यूएई के द्वारा ये चलाया जा रहा है होप मिशन। किसकी मदद से, जापान की मदद से ये बनाया जा रहा है होप मिशन। होप मिशन में बेसिकली ये लोग क्या करेंगे कि अपना एक स्पेस प्रोब भेजेंगे जो मार्स के चारों ओर चक्कर लगाएगा और ये पता करेगा कि यहाँ का जो सीजन वेदर साइकिल है वो कैसा है, ठीक है ना। बेसिकली ये अभी भेज दिया गया है जुलाई में। कहाँ से भेजा गया है, जापान से भेजा गया है, ठीक है ना। यूएई से नहीं भेजा गया, जापान से भेजा गया है, ये आप याद रखेंगे। अभी भेजा गया है तो ये अभी 9 महीना लेगा, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रॉक्स 9 मंथ लेगा मार्स में पहुंचने के लिए। और ये फैब 2021 में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फरवरी के महीने में यूएई जो बना है वो 7 एमिरेट से मिलकर बना है, हमको पता है। तो इनकी जो एनिवर्सरी है, 50वीं एनिवर्सरी, वो पूरी होगी। तो कहीं ना कहीं उसको भी टारगेट करने के लिए ये डेट चुनी गई थी और इसी दिन मार्स में ये मिशन भी सक्सीड करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अचीवमेंट के तौर पर इसको लिया जा रहा है, ठीक है ना। जापान से भेजा गया है। कौन सा प्लेस है, तो तानिंग-शिमा नाम का स्पेस सेंटर है, वहां से जापान से भेजा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये बेसिकली चित्र में आपको दिख रहा होगा कि ये अर्थ से गया, ठीक है। फरवरी 2021 में यहाँ पहुंच जाएगा ऑर्बिट में, फिर गोला लगाएगा और पूरी स्टडी करेगा इसकी वेदर की, ठीक है ना। और अगर मैं पूछूं कि मार्स अर्थ से कितना दूर है ना, दूर तो बहुत है। ये लगभग 50 करोड़ किलोमीटर दूर है। 50 करोड़ किलोमीटर अर्थ से मार्स दूर है, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो जोरम मेगा फूड पार्क के बारे में है। जोरम मेगा फूड पार्क नाम से पता है ये कहाँ होगा, मिजोरम में होगा, ठीक है ना। फूड पार्क ये जो बना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 19th फूड पार्क ऑफ इंडिया जोरम में खुला है। सरकार ने टारगेट कितने का किया है, 42 फूड पार्क का टारगेट किया है। 2012 में ये टारगेट उन्होंने रखा था अपने लिए कि हम 42 फूड पार्क इंडिया में बनाएंगे। अभी ये कौन सा था, 19th नंबर का फूड पार्क था, याद रखेंगे। पहला फूड पार्क पूछू कहाँ खुला था, तो ये आंध्र प्रदेश में खुला था, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी इसके लिहाज से। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता हूँ, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट है गैबॉन के बारे में। गैबॉन एक देश है, ठीक है ना। कहाँ का, सेंट्रल अफ्रीकन का देश है गैबॉन। गैबॉन की राजधानी है लिब्रेविले और उसकी कैपिटल बहुत फेमस है, सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ये बेसिकली सेंट्रल अफ्रीकन की बहुत सी कंट्रीज, लगभग 10 कंट्रीज यही करेंसी यूज करती हैं। एक ग्रुप बन गया है और ये सेंट्रल अफ्रीकन हो गया। एक वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है, वो भी 5-10 ग्रुप बने हैं, वो भी करेंसी को फॉलो करते हैं। अभी गैबॉन इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम है रोज क्रिस्टियन रापोंडा, ये याद रखेंगे। रोज क्रिस्टियन रापोंडा इनके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। प्रेसिडेंट की बात करूं तो अली बोंगो प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। ये गैबॉन के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट बात करता हूं तो एक अवार्ड है, ठीक है। इसका नाम है गुलबेकना प्राइज, ठीक है ना। गुलबेकना प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड पाने वाली ग्रेटा थुनबर्ग नाम की ये छोटी सी बच्ची हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज को लेकर अपना कंसर्न जता चुकी हैं पूरे वर्ल्ड के लिए और ये कहीं ना कहीं पावरफुल पर्सनालिटी के तौर पर देखी जा रही हैं, ठीक है ना। दिसंबर 2019 में तो इनको पर्सन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। टाइम्स एक्सप्रेस में इसको पर्सन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया था ग्रेटा थुनबर्ग को। बहुत बड़ी पर्सनालिटी बन चुकी हैं, छोटी लड़की हैं बट जो वैल्यूएबल मुद्दे हैं उनको उठा रही हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पॉपुलर हैं, ठीक है।
जो नेक्स्ट है वो है फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जीन कैस्टेक्स। जीन कैस्टेक्स नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस के बने हैं। इसके पहले एडवर्ड फिलिप थे। कौन थे? एडवर्ड फिलिप थे, याद रखेंगे। जीन कैस्टेक्स अभी बनाए गए हैं। अगर मैं पूछूं फ्रांस का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो उसका जो ड्यूरेशन होता है, टेन्योर होता है, वो कब तक होता है? तो वो रहता है 5 साल, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट का भी रहता है 5 साल। बट ऐसा पहले नहीं था। सन 2000 में एक रेफरेंडम साइन हुआ, पहले था 7 साल। एक रेफरेंडम साइन हुआ कि जो टेन्योर है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली कंट्री का 5 साल ±1 था। तो 7 रेफरेंडम साइन हुआ और 5 साल डिसाइड किया गया दोनों के लिए, पीएम और प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। साइबर थ्रेट नाम की जो साइबर थ्रेट है वो डील साइन की गई है इजराइल और इंडिया के बीच में, ठीक है। ये आप कोरोना के टाइम, पेंडेमिक के टाइम जो साइबर रूप से क्राइम हो रहे हैं उनको डील करने के लिए बेसिकली इजराइल और इंडिया ने साइन किया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हागिया सोफिया के बारे में है। हागिया सोफिया जो म्यूजियम है वो बेसिकली आप याद रखिएगा कि ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, ठीक है ना। यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट है। हागिया सोफिया की लोकेशन कहाँ है? तो ये टर्की में पड़ता है, टर्की में है। ये बेसिकली अभी म्यूजियम से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है, म्यूजियम से मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन हागिया सोफिया की जो स्टोरी है, जो हिस्ट्री है, वो काफ़ी पुरानी है। इसका 6th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। ऑर्थोडॉक्स चर्च के रूप में ये बना था, चर्च के रूप में बना था। आफ्टर दैट इसमें कैथेड्रल, जो दूसरे कैथोलिक चर्च के ही सेक्ट हैं, वो उन्होंने कैथेड्रल के रूप में इसको बनाया। उसके बाद बेंजेंटिन एम्पायर के द्वारा ये मॉस्क, मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद अतातुर्क नाम के जो शासक थे उन्होंने इसको मॉस्क से म्यूजियम बना दिया, बिकॉज ये कहीं ना कहीं 2 रिलीजन से रिलेटेड थे, इसलिए इसको म्यूजियम के तौर पर इसको बना दिया। बट अभी क्या हुआ, सन 2020 में ये म्यूजियम से फिर इसको मॉस्क बना दिया गया, ठीक है ना। अर्डोगन जो हमारे टर्की के प्रेसिडेंट है ना, तैयब अर्डोगन, उन्होंने ये फैसला दिया। बेसिकली उन्होंने नहीं, वो जो टर्की की सुप्रीम कोर्ट है ना, एपेक्स कोर्ट है, उसने ये फैसला सुनाया कि अब इसको म्यूजियम से क्या बना दिया जाए? मस्जिद बना दिया जाए, ठीक है ना। पोलैंड की कैपिटल है वार्सा। इसके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो याद रखिएगा, इनका नाम है एंड्रेस डूडा। ये पोलैंड के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ये रीअपॉइंट हुए हैं बेसिकली, ठीक है ना। री पॉइंट हुए हैं, 2 बार हो सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 4th खेलो इंडिया गेम्स के बारे में है। 4th खेलो इंडिया गेम्स के बारे में है। बेसिकली ये जो गेम है इसका वेन्यू डिसाइड हुआ है वो है हरियाणा के पंचकुला में ये गेम होगा। बेसिकली कब होगा? तो टोक्यो ओलंपिक कंप्लीट होने की जस्ट बाद 4th खेलो इंडिया गेम होगा। 3rd खेलो इंडिया गेम कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था, ये याद रखेंगे। खेलो इंडियन गेम बेसिकली अंडर 17 और अंडर 21 ऐसे बच्चों का कंपटीशन होता है डिफरेंट स्टेट्स में, जिससे जो लड़के होते हैं, जो बालक बालिकाएं होती हैं, उनको फिल्टर्ड किया जाता है स्पोर्ट्स के तौर पर, इनको ओलंपिक के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है ना। सरकार उसमें फाइनेंशियल एड देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स बेसिकली क्या है? F1 रेस है। ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो पूरे साल में 20 ग्रैंड प्रिक्स होते हैं लगभग। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता किसने? तो वॉल्टेरी वोल्टास ने जीता है, याद रखेंगे। ये मर्सिडीज टीम से खेलते हैं, ठीक है ना, F1 रेस। नेक्स्ट बात करता हूं तो रोजगार बाजार के बारे में है। रोजगार बाजार ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है दिल्ली के द्वारा, ठीक है ना, रोजगार बाजार। नेक्स्ट जो है मार्च 2020 के बारे में है। मार्च 2020 का मिशन अमेरिका भी चला रहा है, अभी उसने लॉन्च कर दिया है। किसके द्वारा? वो याद रखेंगे, एटलस 5 के द्वारा। एटलस 5 के द्वारा मार्स मिशन के लिए लॉन्च कर दिया है। इसमें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको दिख रहा है, ये है रोवर, नासा के द्वारा डेवलप किया गया, कार के बराबर रोवर है, ठीक है ना। ये रोवर क्या करेगा? मार्स में चलेगा और वहां के जो सॉइल्स हैं, मिट्टी हैं, उसको पिक करके 2031 में हमारे अर्थ में लाएगा। बात समझ में आ रही है? और फिर इसको स्टडी करेंगे हमारे अर्थ वाले और देखेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज में बन सकती है। इसका नाम याद रखेंगे, प्रिजर्वेंस नाम है इसका, रोवर का नाम है प्रिजर्वेंस, ठीक है। लार्जेस्ट रोवर विल सेंड, है ना। इसकी मैं बात करूं कि कहाँ से छोड़ा गया, ये जो मिशन है ये फ्लोरिडा से लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। ये याद रखेंगे। इसकी कॉस्ट बड़ी भयानक है, $8 बिलियन की कॉस्ट है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप। फरवरी 2021 में ये पहुंच जाएंगे, फरवरी 2021 में पहुंचेंगे और 2031 में आएंगे लौट के, ठीक है, 10 साल बाद। इसमें एक हेलीकॉप्टर यूज को हो रहा है, उसका नाम याद रखेंगे, इनग्यूनिटी नाम का हेलीकॉप्टर यूज हो रहा है। ये नासा के द्वारा सेंड किया जाएगा। जो क्या करेगा, इनग्यूनिटी हेलीकॉप्टर क्या करेगा, मार्स में 10 फीट ऊपर इतना पास से उड़कर उसकी परफेक्ट पिक्चर्स लेगा HD में। बस समझ में आ रही है? तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। नासा जो भी करता है, धांसू करता है, हम सबको पता है।
नए नए मिशंस, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ रिगार्डिंग सब कुछ इम्प्लीमेंट कर देता है अपने मिशंस में, ठीक है ना। ये जो मैंने बगल में फ़ोटो लगाई ये हागिया सोफिया की है, ठीक है ना। इंटीरियर है इसका, है ना, हागिया सोफिया का। बेसिकली मस्जिद टाइप दिख भी रहा होगा। ये म्यूज़ियम से मस्जिद बना, ये म्यूज़ियम से मस्जिद नहीं, मस्जिद से म्यूज़ियम बना, फिर से म्यूज़ियम से मस्जिद बन रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मार्स मिशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कोलकाता पोर्ट के बारे में है। कोलकाता पोर्ट और मोंगला पोर्ट, मैंने अब पिक्चर के द्वारा आपको समझाता हूँ। तो ये है कोलकाता पोर्ट और ये है मोंगला पोर्ट। बेसिकली क्या करेंगे कि कोलकाता से सीधे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपन जाएंगे, ठीक है। ये हमको शॉर्टेस्ट पड़ेगा। अभी हम लॉन्ग रूट अपनाते हैं, यहाँ से जाते हैं पूरा, है ना, नीचे त्रिपुरा तक। त्रिपुरा तक बहुत लॉन्ग रूट पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, कोलकाता से डायरेक्ट जाएंगे बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट, फिर यहाँ रोडवे का यूज़ करके अपन त्रिपुरा में चले जाएंगे, ठीक है। ये अपना रूट होगा बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। मोंगला पोर्ट में अभी क्या हुआ है कि इंस्पेक्शन शिप भेजी गई है, इंस्पेक्शन कंटेनर भेजा गया है इस रूट से एक। बाकी ये प्रपोज्ड हो गया है। ये जो प्रोजेक्ट आया था ये सन 2015 में आया था, आप याद रखेंगे। टू डिलीवर इंडियन गुड्स को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भेजने के लिए वाया बांग्लादेश पोर्ट, ये 2015 में साइन हो चुका है। अब इसका लास्ट स्टेज चल रहा है, तो इंस्पेक्शन करने के लिए एक शिप गया इसी मंथ, इसलिए न्यूज़ में है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी, आप इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से जुलाई मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स देख लेंगे। और जो भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स पर पूछें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। और लास्ट में इस अपग्रेड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।